हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब होता है हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ना। अब पर्यावरण के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है उसको हम लोग पर्यावरण या इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट वर्ड हमारा आया कहाँ से? तो इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के इन्विरॉन से लिया गया है। आपको पता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर हो गया है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी भी 1 ईयर में एक पेपर देना होता है इन्वायरमेंट का, जो कि आपके लिए कंपलसरी पेपर होता है और इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम पासिंग मार्क्स अपने लाना ज़रूरी होता है। तो उसी को स्टार्ट किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट कराया जा सके। तो फर्स्टली जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट जो है वो आपका फ्रेंच लैंग्वेज के इन्विरॉन से लिया गया शब्द है। ये जो इन्विरॉन वर्ड है, इन्विरॉन, इसका जो मतलब होता है वो होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हो गया कि हमारे चारों तरफ की चीज़ें, यानी हमारे चारों साइड जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। कुछ भी जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, चाहे वो बायोटिक हो या फिर एबायोटिक हो। बायोटिक का मतलब होता है जीवित और एबायोटिक का मतलब होता है अजीवित या निर्जीव, जिसको आप बोल सकते हो। तो ये दोनों मिलके इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। यानी आप कुल मिला के यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू बायोटिक कंपोनेंट और प्लस एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है वे कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है, उनको हम लोग बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि वह कंपोनेंट जिनमें जीवन नहीं होता है उनको हम लोग एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो एयर होती है, जो वाटर होता है, जो सनलाइट होती है, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारी बात हो गई इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन्वायरमेंट के जो स्कोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होगा? तो इन्वायरमेंट की सहायता से हमें नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आप भी जानते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारा मिनरल हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया। इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि पेट्रोलियम भी जो हमारा मिलता है वो नेचुरल रिसोर्सेज ही है जो हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इकोलॉजी की स्टडी भी इन्वायरमेंट की सहायता से ही की जाती है। इकोलॉजी में क्या होगा? तो इकोलॉजी का मतलब होता है जो एक हमारी चेन बनती है। जैसे मान लीजिए आपकी घास है, घास को मान लीजिए गोट ने खाया, यानी बकरी ने खाया, खरगोश ने खाया, किसी भी एनिमल ने खाया, ठीक है। अब इस गोट या बकरी को कौन खा रहा है? यहाँ पे आप दे सकते हो कि जैसे गोट ले लिया या फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने रैबिट को ले लिया,
अब इस गोट को कौन खा रहा है? इस गोट को लॉयन खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है? तो रैबिट को कैट खा रहा है। कैट को कौन खा रहा है? तो डॉग खा रहा है। तो ये इस तरीके से करके एक फूड चेन जो होती है वो चलती रहती है, उसको हम लोग इकोलॉजी का फॉर्म बोलते हैं। तो इकोलॉजी में जो चेन होती है उसकी स्टडी इन्वायरमेंट की सहायता से ही की जाती है। बिना इन्वायरमेंट के हम इकोलॉजी की चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन्वायरमेंट जो होता है वो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी भी स्टडी हम कहाँ से करते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर ही करते हैं। इन्वायरमेंट की जो स्टडी है करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप पर्यावरण के बारे में जागरूक करेंगे, जिसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स चला रही है, जिससे वो लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करती जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप करने में एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी आपका डेवलपमेंट है उसमें एनवायरनमेंट आपकी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नीड ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या नीड है उसके बारे में जानेंगे। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए एनवायरनमेंट जो है वो लगातार डिग्रेडेड होता जा रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत से कदम उठा रही है। आपको पता है कि हम लोग खुद में अपने पर्यावरण को गंदा करते चले जा रहे हैं, उसको पॉल्यूटेड करते चले जा रहे हैं। और उन चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे आपने देखा होगा नदियों की सफाई के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे योजनाएं लाती है, फिर भी हम लोग उसमें नदियों में गंदगी फेंकते ही जा रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट तो कदम उठा रही है, बट हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट की ग्रुप में स्टडी करनी चाहिए। ग्रुप में स्टडी करने से क्या होगा कि इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ के व्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ना चाहिए ताकि हमें हमारा जो भी पर्यावरण है उसमें जो भी पॉल्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल सके। लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की एडवाइस दीजिए। आप खुद तो पढ़िए, साथ में आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके नियर अबाउट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताइए कि न्यूज़पेपर पढ़िए करके। नेक्स्ट, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाती है 5 जून को। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए। खुद तो पार्टिसिपेट करिए, बल्कि आप अपने साथ जैसे 2 लोगों को लेके जाइए। उन 2 लोगों से आप बोलिए कि आप अपने साथ 2 लोगों को लेके आइए। तो ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे और एक आपका जो चेन है वो बनता चला जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लोकल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि किस तरीके से करके क्या क्या लोकल प्रोग्राम्स हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो उनमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला है हमारा इकोलॉजी क्या है। अभी पीछे आपको एक वर्ड यूज़ हुआ था इकोलॉजी। मैंने बताया था कि इकोलॉजी का मतलब है एक तरीके से एक चेन का बनना। तो वही चीज़ है। अगर ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ इकोलॉजी, या फिर राइट इन द ब्रीफ ऑफ द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। यानी इकोलॉजी जो है वो ओइकोस शब्द से लिया गया है। अब इसमें होता क्या है, तो ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोस। ओइकस से आपका इकोलॉजी लिया गया है। इसका मतलब होता है कि अपने चारों तरफ की स्टडी करना, जिसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं और अदर थिंग्स प्रेजेंट होती हैं।
इन सब चीज़ों की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। यानी जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी है ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होना इकोलॉजी कहलाता है और इसकी एक पर्टिकुलर चेन चलती है। अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक है ऑटी कॉलोनी, एक है सिने कॉलोनी। ऑटी कॉलोनी का मतलब होता है कि जब एक स्पीसीज़ पर स्टडी की जाती तो उसे ऑटी कॉलोनी कहते हैं। मतलब किसी भी एक ही जाति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो ऑटी कॉलोनी हो गया। और जब किसी स्पीसीज़ के बहुत से ग्रुप पर स्टडी की जाती है, मतलब जैसे किसी भी जाति के है, मान लीजिए आपने ले लिया कि बंदर के बारे में हमें पढ़ना है। अब बंदर की जितनी भी वैरायटी होती हैं, लंगूर है, गोरिल्ला है, जितनी भी वैरायटीज़ आपको पता है, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? सिनेकोलॉजी। ठीक है। और ऑटिकोनोलॉजी मतलब क्या हो गया कि सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे हम लाल मुंह वाले बंदर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हो गया ऑटिकोलॉनी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारी पृथ्वी की सरफेस गर्म होती है, ऊपर से सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने के साथ साथ हमारी अर्थ जो है उसका सरफेस गर्म होता है। ग्रीन हाउस अर्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता? 18 डिग्री होता। ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो अर्थ है उसमें टेम्परेचर को वो मेंटेन करने में क्या करती है? हेल्प कराती है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो होता कितने टाइप से है? तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपका 2 टाइप का होता है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो यह इफ़ेक्ट जो होता है वो नेचुरल होता है, यह ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। नेचुरल का मतलब नेचुरल, जो खुद से हो जाए। नेक्स्ट होता है ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इस प्रकार का जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो ह्यूमंस के द्वारा होता है और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण होता है। ठीक है। तो इस टाइप से करके ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ पे ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ पे ये आपकी सनलाइट पड़ रही है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाली गैसेस हो गई, ये नेचुरल गैसेस हैं, और ये गैसेस हमारी CO2 N2O जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकलती हुई गैसेस हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वर्किंग करता है। तो ये इन्वायरमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।